देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और लगभग सबके लिए नया भी होता है। यहाँ पर बिजनेस बढ़ाने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह में अपने एजेंट अपॉइंट करते हैं। जैसे सपोज मेरा दिल्ली में बिजनेस है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस गाजियाबाद में, हापुड़ में, है ना, पानीपत में, इन सब जगह भी मेरा जो प्रोडक्ट है वो बिकना चाहिए। तो मैं अकेले तो हर जगह जाकर माल नहीं बेच सकता हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने एजेंट अपॉइंट कर दिए गाजियाबाद में, हापुड़ में, पानीपत में। वो सब क्या करते हैं, वो सब मेरे से माल लेकर आगे बेचते हैं। तो जो मैं माल भेजता हूँ उसको बोला जाता है कंसाइनमेंट। और मैं कौन हूं, मैं हूं कंसाइनर। और जिनको माल भेज रहा हूं ये सब कौन है, कंसाइनी। तो जो माल भेज रहा है वो कंसाइनर है, जो माल बेच रहा है वो कंसाइनी है, और जो माल भेजा जा रहा है उस माल को हम कंसाइनमेंट का नाम दे देते हैं। तो देखें क्या लिखा है, कंसाइनमेंट इज ए स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन ए पर्सन कॉल्ड कंसाइनर, जो अपना सामान भेज रहा है, एंड अनदर पर्सन कॉल्ड कंसाइनी, जिसको माल मिल रहा है। फिर भाई कंसाइनर सेंड गुड्स टू कंसाइनी टू बी सोल्ड बाय द लेटर, मतलब कंसाइनी ही बेचेगा ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्मर, मतलब कंसाइनर। तो कंसाइनर के बिहाफ पर कंसाइनी माल बेचेगा और ए म्यूचुअली एग्रीड कमीशन, बदले में कमीशन होगा। मान लिया मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल भेजा, तो मिस्टर ए कौन है, कंसाइनर, मिस्टर बी कौन है, कंसाइनी। माल कौन बेचेगा, मिस्टर बी कंसाइनी माल बेचेंगे। ये इनको क्या करेंगे, गुड्स भेजेंगे, इनके पास कैश आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस में से अपना कमीशन और कोई एक्सपेंसेस हैं जो वो लेस करके बाकी का जो बैलेंस है वो वापस कंसाइनर को भेज देंगे। तो यहाँ लिखा है कंसाइनमेंट है एक ट्रांजैक्शन है स्पेशल, जहां पर कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है। जो बाद वाला मतलब कंसाइनी मिस्टर बी बेचेंगे, मिस्टर ए को पैसा मिलेगा एंड में, और वो जो पैसा होगा वो मिस्टर बी अपना कमीशन, एग्रीड कमीशन है, उससे कट करके, और कोई एक्सपेंस है उसके बाद कट करके भेजेंगे। बेसिक रिलेशनशिप जो दोनों की है, प्रिंसिपल और एजेंट की है, क्योंकि जैसा कंसाइनर बोलेगा वैसा ही कंसाइनिंग करेगा। द आइडिया बिहाइंड कंसाइनमेंट इज टू टैप मोर कस्टमर, जो दूर दूर है, जो हमारे दूर दूर हैं कस्टमर, उनसे पैसा लेना, उनको माल बेचना है, जो प्रैक्टिकली कंसाइनर खुद नहीं कर सकता है, वो कंसाइनी की हेल्प से करता है। तो कंसाइनमेंट की जो सेल है वो नॉर्मल सेल से हम अलग रखते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेल लोकल में करते हैं और हम डायरेक्टली कस्टमर को देते हैं, जबकि जो कंसाइनमेंट की सेल है वो कंसाइनी करता है और हमारे रेगुलर कस्टमर को नहीं देता है। द मेन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन एंड ऑर्डिनरी सेल। तो ऑर्डिनरी सेल ट्रांजैक्शन और कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है। जो सेल इनवॉइस होती है, नॉर्मल सेल जो होती है, उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक सेलर और एक बायर, जबकि कंसाइनमेंट में तीन लोग हैं, कंसाइनर जो माल भेज रहा है, कंसाइनी जो बेच रहा है, और बायर। तो तीन पार्टी इन्वॉल्व हो गई इसमें। सेल में सेलर डायरेक्टली माल देता है, जबकि कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी को माल देता है, ना कि बायर। सेल में सेलर और बायर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि कंसाइनमेंट में कंसाइनर और कंसाइनी का आपस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली। जैसे ही सेलर, नॉर्मल सेल होती है,
हम सेलर अगर किसी बायर को कोई सामान बेच रहे हैं तो इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन कंसाइनमेंट में जब कंसाइनर कंसाइनी को माल देता है उस समय प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन जब कंसाइनी बायर को देता है तब होती है। इसका मतलब क्या हुआ, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल दिया और फिर कंसाइनी ने बायर को दिया, तो यहां पर ट्रांसफर होगा ओनरशिप का, जबकि यहां कोई ट्रांसफर नहीं है। मतलब कि जो माल कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा है तो ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है, ये केवल कंसाइनर ने अपना माल कंसाइनी के पास बेचने के लिए रखा है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ओनरशिप ट्रांसफर तब नहीं होती है जब कंसाइनर कंसाइनी को माल देता है, तब होती है जब कंसाइनी बायर को माल देता है। तो ओनरशिप कंसाइनर के पास रहती है जब वो कंसाइनी के पास माल रहता है, तो भी ओनरशिप कंसाइनर की रहती है, ओनरशिप कंसाइनी के पास ट्रांसफर नहीं होती। इसका सेंस ये लगा सकते हो, आग लग गई, चोरी हो गया, कोई भी लॉस हुआ तो ये लॉस कंसाइनर का होगा, ना कि कंसाइनी का, क्योंकि ओनर कंसाइनर है। द गुड्स लॉस्ट आफ्टर बीइंग सोल्ड आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर, whereas goods lost on consignment are responsibility of consignor। क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो कंसाइनर का ही लॉस होगा इन केस कुछ भी माल खराब होता है तो। इन सेल द प्रॉफिट इज रियलाइज्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू बायर, जबकि कंसाइनमेंट में जब कंसाइनी बायर को बेचेगा तभी प्रॉफिट रियलाइज होगा। अनसोल्ड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट आर द प्रॉपर्टी ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की प्रॉपर्टी है जो भी माल बचा हुआ है कंसाइनमेंट पे, क्योंकि ओनर तो कंसाइनर ही है, तो कंसाइनर का ही है। एंड मे बी रिटर्न इफ नॉट सेलेबल इन द मार्केट, अगर मार्केट में माल नहीं बिकेगा तो कंसाइनी माल वापस कर देगा, ठीक है ना। द रिलेशनशिप ऑफ कंसाइनर कंसाइनी इज द प्रिंसिपल एंड एजेंट, क्योंकि एजेंसी बिजनेस है, जबकि बायर और सेलर में ये सेल ऑफ गुड्स के हिसाब से होता है, ना कि ये प्रिंसिपल और एजेंट का केस रहता है। तो ये हमारा है बेसिक बात जो कंसाइनमेंट से रिलेटेड है। प्रोसीजर क्या रहता है कंसाइनमेंट की ट्रांजैक्शन का, उसको देखते हैं और समझते हैं। द कंसाइनर सेंड्स गुड्स टू द कंसाइनी अलोंग विद प्रोफॉर्मा इनवॉइस। होता क्या है कि कंसाइनर कंसाइनी को जब माल भेजता है तो एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजता है। देखिए, एक होता है नॉर्मल इनवॉइस, जब एक सेलर बायर को माल बेचता है तो उस सिचुएशन में एक इनवॉइस बनता है, बिल बनता है, वो इनवॉइस बायर को मिलता है, सेलर देता है। लेकिन यहाँ पर कंसाइनर कंसाइनी को जब माल भेज रहा है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, सेल नहीं है, तो सेल नहीं होने की वजह से इनवॉइस की जगह प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजा जाता है। एन इनवॉइस इज ए डॉक्यूमेंट सेंड बाय सेलर टू बायर गिवन डिटेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड, देयर प्राइस एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज ए डॉक्यूमेंट टू शो व्हाट द इनवॉइस वुड बी। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस कहता है कि आगे जाकर जब ये माल बिक जाएगा तो हमारा इनवॉइस ऐसा होगा। इट इज नॉट ए डिमांड फॉर पेमेंट, पैसा नहीं मांग सकता कंसाइनर कंसाइनी से क्योंकि अभी सेल ही नहीं हुई है। इट इज मेमोरेंडम इनवॉइस एंड सर्व एज ए गाइड टू द कंसाइनी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। कंसाइनी को पता चलेगा माल क्या क्या है, क्या रेट का माल है, कितने रेट पर बेचना है। और फॉरेन कंसाइनमेंट में जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता है, इंडिया के बाहर अगर हम माल भेज रहे हैं तो जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस है वो प्राइम डॉक्यूमेंट होता है कस्टम क्लियरेंस के लिए। When goods are sent to the consignee, the consignor makes a record of the consignment, giving full detail of the goods, their cost and expenses incurred. After receiving goods, consignee tries to sell them at a best possible price. It should be noted that mere receipt of goods are not make the consignee debtor of the consignor. माल मिला, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा, कंसाइनी को माल मिल गया, अभी तक डेटर क्रेडिटर नहीं है क्योंकि पैसा थोड़ी ना देगा अभी कंसाइनी जब तक माल ही नहीं बिकेगा। इसे आप एक एग्जांपल सोचें, सपोज आपकी एक घड़ी की दुकान है और घड़ी की दुकान पर आपके पास मल्टीपल ब्रांड होते हैं।
ठीक है। तो एक आपके पास वॉल क्लॉक भी है, तो एक अजंता के नाम से एक कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए की घड़ी भेजी कंसाइनमेंट पर, तो आपका काम है, आपको 10% का कमीशन मिलेगा। तो आपका काम है ये घड़ी बेचना और जितनी भी घड़ी बिकेंगे उस पर 10% का कमीशन काटकर बाकी पैसा अजंता वालों को वापस दे देना। लेकिन अभी जब उसने 5 लाख की घड़ी आपके पास भेजी है, तो अभी आप उस घड़ी के पैसे देने के लिए लायबल नहीं हो, क्योंकि आप इस घड़ी को खरीद नहीं रहे हो। अगर आप कंसाइनर नहीं है और आप नॉर्मल घड़ी खरीद कर बेचते हो, जैसा ज्यादातर लोग करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका कोई लायबिलिटी नहीं है। आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप एक मॉल में गए, अब मॉल में एक मोबाइल शॉप है और हो सकता है एक तो जैसे सैमसंग का स्पेशल है मोबाइल, उसमें केवल सैमसंग के ही मोबाइल है। तो हो सकता है कि ये जो सैमसंग की जो मोबाइल शॉप है, इस पर कंपनी से जो मोबाइल आते हैं वो कंसाइनमेंट बेसिस पर आते हैं। जब सैमसंग की गैलरी में वो मोबाइल लाएंगे तो सैमसंग वाली उस गैलरी के ओनर को कोई पैसा नहीं देना है जब तक कि वो सैमसंग का मोबाइल बिकेगा नहीं। जबकि नॉर्मल मोबाइल शॉप पर ऐसा होता है कि वो मार्केट से परचेज करते हैं मोबाइल और उसे बेचते हैं। इसमें कोई कंसाइनर कंसाइनी वाला कॉन्सेप्ट जनरली नहीं होता है। तो अगर आप कंसाइनर कंसाइनी हैं, रिलेशनशिप है, तो आप एजेंट हैं, एक तरीके से नौकर हैं उनके, और आप एजेंट हैं, उनका माल बेच रहे हैं, तो उन्होंने कमीशन आपको मिलेगा। आप उसके ओनर नहीं है, माल आते ही आपको पैसा नहीं देना है। He become indebted to the consignor when the sales he sells the goods and realize the money. माल बेचा, पैसा आया तो ही आपको पैसा देना है। आप अगर कंसाइनी है तो आपको कंसाइनर को पैसा तभी देना है जब आप माल बेच देंगे। The consignee may have to spend some money in respect of the consignment, such as unloading charges, go down rent and like, for which he is entitled to reimbursed. हो सकता है कंसाइनी कुछ ऐसा, जैसे माल आया आपके पास, जैसे मैं कह रहा था 5 लाख की घड़ी आई तो ट्रक में भरकर आई। अब जब ट्रक आया वहां से माल उतरवाया, अब इसका खर्चा हुआ, वो माल रखा उसका खर्चा हुआ। तो हो सकता है आपका कंसाइनर कंसाइनी का आपका आपस में एग्रीमेंट ऐसा हो कि ये पैसा सारा वापस आपको मिल जाएगा, कंसाइनर आपको दे देगा। It is the duty of the consignee to remit the proceeds of sale after deducting the expenses in respect of consignment and his own commission to the consignor. तो ये क्या है, ड्यूटी है कंसाइनी की, माल बेचने के बाद अपना खर्चा और कमीशन काटने के बाद पैसा भेज दे, बिल भेज दे, कंसाइनी कंसाइनर को बता दे ये पैसा आया और पैसा भेज दे वापस। द डिटेल ऑफ सेल प्रोसीड एक्सपेंसेस एंड कमीशन, उसको हम अकाउंट सेल बोलते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा, कंसाइनर प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा कंसाइनी के पास और कंसाइनी माल बेचने के बाद अकाउंट सेल बनाकर भेजेगा, जिसमें वो बताएगा कितना खर्चा हुआ, कितना कमीशन है, ये सब चीजें। An account sale is a statement which is periodically rendered by the consignee to the consignor, जिसमें कंसाइनी कंसाइनर को अकाउंट सेल बनाकर देता है पीरियोडिकली, हर महीने, 6 महीने, साल भर में, वापस में जो तय होगा उस हिसाब से। शोइंग द डिटेल अबाउट द गुड सोल्ड, प्राइस रियलाइज्ड, हिज ओन कमीशन, एक्सपेंसेस इंकर्ड विद कनेक्शन ऑफ द सेल। तो ये सारी चीजें अकाउंट सेल में लिखी जाएंगी कि अकाउंट सेल में क्या लिखा जाएगा, कितना माल बेचा, कितना कमीशन, कितना खर्चा, ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है कि हमें अकाउंट सेल बनाना है। अकाउंट सेल बनाइए। तो अकाउंट सेल कैसे बनता है, उसमें हम लोगों को डिटेल्स बतानी पड़ती है। सेल कितना हुआ, अब यहाँ पर 15 नवंबर को एएन कंपनी आगरा है और उन्होंने 250 बाइसिकल भेजी हैं बीएन कंपनी बड़ौदा को। 31 दिसंबर 2011 को माल भेजा है। बी ने अकाउंट सेल भेजा है
विद बैंक ड्राफ्ट, मतलब पेमेंट भी भेज दी है, शोइंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। उन्होंने बताया है कि 200 बाइसिकल बेची हैं 600 के हिसाब से, 50 560 के हिसाब से, मीन्स ही हैज सोल्ड 200 बाइसिकल एट द रेट 600 and 50 at the rate 560, unloading charges, storage and insurance charges and commission। तो ये कुछ एक्सपेंस है जो उन्होंने किए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अकाउंट सेल जो बनाएंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वो तो एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा, कौन बनाकर भेज रहा है, किसको बनाकर भेज रहा है, वो सब चीजें आ जाएंगी। जैसे बी एंड कंपनी बनाकर भेज रहा तो बी एंड कंपनी, इसका एड्रेस वगैरह जो भी है वो आ जाएगा, और टाइम पीरियड आ जाएगा, पीरियड एंडिंग कब से कब तक का। जैसे हम ट्रेडिंग P&L बनाते हैं तो उसमें भी हम लिखते हैं ना कि फॉर द पीरियड एंडिंग या फॉर द ईयर एंडिंग, ऐसे सब लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे सेल्स प्रोसीड्स, तो हम यहाँ पर आ जाएगा 200 बाइसिकल्स एट द रेट ₹600 ईच। तो 200 बाइसिकल 600 के हिसाब से हो गई 1,20,000, और 50 बाइसिकल्स एट द रेट ₹560 ईच, 28,000। हमारी जो सेल्स हो गई वो 1,48,000 की हो गई। इसमें से हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में हमने क्या क्या करा है, अनलोडिंग चार्जेस हैं, $500, स्टोरेज है, इंश्योरेंस है 1,000, और कमीशन 10%। 1,48,000 का 10% 14,800। तो हमारा टोटल जो एक्सपेंस आ गया वो 16,300 आ गया। तो 1,48,000 माइनस 16,300, तो 1,31,700। तो ये 1,31,700 है नेट प्रोसीड। तो इस नेट प्रोसीड का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया होगा बी एंड कंपनी ने ए एंड कंपनी के पास, और उसमें लिख देगा नीचे कि इतने का बैंक ड्राफ्ट, रुपीज इन वर्ड रुपीज इन अमाउंट दोनों में लिखा जाता है और साइन वगैरह किया जाता है। तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसकी हमें ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन ये अकाउंट सेल है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। इसके बाद हम अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग करेगा कौन, अकाउंटिंग दोनों करेंगे, कंसाइनर भी करेगा अपनी बुक्स में और कंसाइनी भी करेगा अपनी बुक्स में, दोनों ही अकाउंटिंग करेंगे। तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर प्रिपेयरिंग कंसाइनमेंट अकाउंट। तो जैसे हमारा एक ट्रेडिंग P&L अकाउंट होता है, ऐसे ही कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा जो P&L की तरह काम करेगा, ट्रेडिंग P&L की तरह काम करेगा, वहां से प्रॉफिट बताएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसाइनमेंट पे पता लगाना। इसके लिए कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, हर एक कंसाइनमेंट का अलग, हापुड़ कंसाइनमेंट अलग अकाउंट बनाएगा, गाजियाबाद कंसाइनमेंट अलग बनाएगा, पानीपत कंसाइनमेंट अलग बनाएगा। अगर एक ही जगह में कई अलग अलग शॉप पर अलग अलग जगह काम जा रहा है तो वो चाहे तो अलग अलग भी बना सकता है, चाहे तो एक एरिया का एक साथ बना सकता है। This special account is always named with either the consignee or the place. For example, consignment to B and Company नाम लिख सकता है वो कि B and Company को consignment दिया है, या consignment to बड़ौदा जगह का नाम लिख सकता है,
ताकि मिक्स ना हो, हर कंसाइनमेंट अलग रहे। कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सभी एक्सपेंसिव लॉसेस को डेबिट करेंगे, सभी इनकम और गेन्स को क्रेडिट करेंगे। In fact, it is combined trading and P&L account related solely to the consignment. This account is debited with। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक। जो माल परचेजेस होता है, यहाँ पर परचेजेस क्या होगी? जो कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजेगा वो भी लिखेंगे। एक्सपेंसेस कंसाइनर कंसाइनी सबके लिखेंगे, एक्सपेंस है। और क्रेडिट साइड में क्या आता है? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक वही आएगा। तो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट को कंबाइन कर दिया जाए तो बिल्कुल वैसे ही हमारा ये अकाउंट दिखाई देता है। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट और लॉस एट द ईयर एंड। जो P&L होगा उसे हम नॉर्मल P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जो भी हमारा कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा वो नॉर्मल P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है कंसाइनर का पता लगा पाए कि कंसाइनी से कितना पैसा लेना है। एक काम तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, दूसरा काम कंसाइनी से कितना पैसा लेना है। फॉर दिस पर्पस ही ओपन्स ए पर्सनल अकाउंट ऑफ द कंसाइनी। कंसाइनी का अकाउंट भी खोलता है। उसमें क्या लिखता है? अगर उससे कोई एडवांस लिया है तो वो उसने जो खर्चे किए उसका जो कमीशन है और बाकी बैलेंस आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम उस तरीके से अकाउंटिंग करने के लिए करते हैं। तो अब हमें अकाउंटिंग करनी है और अकाउंटिंग करने के लिए हम लोगों को एक बार हम बेसिक चीजें देख लेते हैं कि जर्नल एंट्रीज के रूल्स क्या होते हैं। फिर हम कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स में एंट्रीज सीखते हैं कैसे बनेगी। तो बच्चों, रूल्स ऑफ जर्नल अगर हम एक बार नजर डाल लें ताकि हम जर्नल एंट्रीज बना पाए, तो रूल्स दो टाइप के होते हैं हमारे। दो तरीके से हम जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। एक होता है ब्रिटिश और एक होता है अमेरिकन। ब्रिटिश पुराना जो 11th क्लास में आप जनरली सीखते हैं, जैसे कि अंदर हम 3 टाइप के अकाउंट सीखते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल कंपनी फर्म से रिलेटेड होते हैं, रियल एसेट से, और नॉमिनल एक्सपेंसेस एंड इनकम से। इस सीक्वेंस में आप एंट्री बनाते हैं इसलिए हमेशा गलत बन जाती है, इसलिए हमें इस सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज करना है। अदरवाइज हम सैलरी पेड टू राम में राम डेबिट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हमें ब्रिटिश अप्रोच से ही बनाना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ट्रांजैक्शन में कोई रियल अकाउंट तो नहीं है, उसके रियल अकाउंट के रूल लगाएंगे, फिर नॉमिनल, और अगर जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं बनेगी तब रियल के बाद, नॉमिनल के बाद पर्सनल अकाउंट पर जाएंगे। रियल अकाउंट असेट होती हैं जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल। इसके लिए हम पढ़ते थे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब व्हाट कई बार बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप याद करें, डेबिट असेट्स कम इन और क्रेडिट असेट्स गोज आउट। ऐसा करने से आपको पता चलता रहेगा कि एसेट आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। नॉमिनल वही डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और पर्सनल के डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये रूल्स है हमारे, 6 रूल हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के, ब्रिटिश अप्रोच के, लेकिन इन 6 रूल से हमारी सभी जर्नल एंट्री बन नहीं पाती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमेरिकन रूल तो सीखने ही पड़ेंगे, या मॉडर्न अप्रोच। ये क्या कहता है, असेट चाहे वो रियल हो चाहे वो पर्सनल हो, हमारा असेट का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है। तो जब भी एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे और जब भी एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। इसको हमने नंबर दिया है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, जबकि ब्रिटिश में हमने ABCDEF दिया था। इसके बाद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है, जब भी इंक्रीज होगा डेबिट, जब भी डिक्रीज होगा क्रेडिट, रूल नंबर 3 एंड 4। और इनकम एंड गेन्स का, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्रेडिट, तो जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और जब भी डिक्रीज होगा तो डेबिट, रूल नंबर 5 एंड 6। और कैपिटल, लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, इन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है बाय डिफॉल्ट, तो रूल नंबर 7 इंक्रीज होने पे क्रेडिट, रूल नंबर 8 डिक्रीज होने पर डेबिट। ये सारी चीजें हमें 11th में सिखाई जाती हैं स्टार्टिंग में। तो ये हम, अगर आपको टाइम ना मिला हो तो हम इसे नोट कर सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं। असेट्स के लिए रूल नंबर 1, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, रूल नंबर 1 इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। उसके बाद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनका भी डेबिट बैलेंस होता है,
रूल नंबर 3, जब भी खर्चे होंगे डेबिट और किसी वजह से हमें रिवर्स करना पड़ेगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा। इनकम प्रॉफिट का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट और जब भी डिक्रीज होगा डेबिट। और लायबिलिटीज कैपिटल इन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। रूल नंबर 7 क्या कहता है, जब भी इंक्रीज हो क्रेडिट, और रूल नंबर 8 क्या कहता है, जब भी डिक्रीज हो डेबिट। ये आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, तभी हम सारी की सारी जर्नल एंट्रीज बना पाएंगे। तो हम सीखते हैं इन्हीं रूल की हेल्प से जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर वो है जो माल भेज रहा है, और सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे माल भेजने की, तो कॉस्ट मेथड से बनाएंगे। दूसरा मेथड होता है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम सिंपल मेथड की बात करते हैं। जब ये माल भेजेगा, यहाँ पर वर्डिंग लिखी है सेंडिंग, सेल नहीं है। हमने पहले भी सीखा है कि जब कंसाइनर कंसाइनी को माल दे रहा है तो वो माल देने पर सेल नहीं कर रहा है, माल भेज रहा है। और माल किसके पास भेज रहा है, कंसाइनी के पास। यहाँ पर डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप हुआ ही नहीं, इसलिए ये कंसाइनी को डेबिट कर ही नहीं सकता है। तो क्या करेगा, ये मानेगा जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस लिखते हैं, ऐसे ही ये माने कि ये कंसाइनमेंट अकाउंट हम जो बनाएंगे उसकी ये परचेजेस है, उसके लिए माल खरीदा है। तो यहाँ पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख देंगे। तो एंट्री क्या हो गई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। रूल नंबर 3 अभी हमने सीखा, जो कहता है कि सभी एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट कर दो। हमने ये माना कंसाइनमेंट पे जो माल भेज रहे हैं ये कंसाइनमेंट का खर्चा है, इसलिए हमने रूल नंबर 3 के हिसाब से कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया। कंसाइनमेंट एक नॉमिनल नेचर अकाउंट है जो हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताएगा। और 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, या तो इसे हम ये माने रूल नंबर 2 होता है असेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं कि माल जो भेजा है असेट कम हो गई। या हम ये भी कह सकते हैं कि रूल नंबर 4 होता है कि हमारा खर्चा कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब हमने माल खरीदा होगा, ये वाला माल जब खरीदा होगा तो हमने परचेजेस को डेबिट किया होगा। जब माल खरीदा होगा परचेजेस को डेबिट किया होगा रूल नंबर 3 के हिसाब से। अब वो माल हम जिस चीज के लिए भी खरीदा था वहां तक के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो खर्चा कम हो रहा है, या तो ऐसा सोचें और हम क्रेडिट करेंगे। रूल नंबर 4 हमारा एक्सपेंस कम हो गया, या हम ये माने कि जो माल है असेट है वो रखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया है, तो स्टॉक कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। लेकिन परचेजेस सेल के लिए भी हम रूल नंबर 3-4 यूज करते हैं। परचेजेस सेल भी हमारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट मानते हुए ज्यादा ठीक है कि हम इसको रूल नंबर 4 के हिसाब से क्रेडिट कर दें। लेकिन मन में सोचेंगे आप कि माल जा रहा है और गुड्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट एसेट गोज आउट, तो भी एंट्री तो ठीक ही बन जाएगी। इसके बाद माल वापस आएगा तो रिवर्स एंट्री बना देंगे। अगर माल जो हमने कंसाइनमेंट पर भेजा वो ठीक नहीं है या बिका नहीं और वो माल वापस आ गया तो उसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी। अब रिवर्स एंट्री में गुड्स रिटर्न नहीं लिख रहे हैं, रीजन बीइंग ये हमारी शॉर्टकट अकाउंटिंग है। शॉर्टकट अकाउंटिंग कैसे है, देखो भाई, जैसे आपने सैलरी की पेमेंट करते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं सैलरी डेबिट टू कैश या बैंक, फिर ईयर एंड में इस सैलरी को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अगर हम इसकी शॉर्टकट अकाउंटिंग करें तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे P&L अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और ऐसा करने से हमारे 100 के आसपास एक्सपेंसेस, जो प्रैक्टिकली हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, 100 के आसपास एक्सपेंसेस के अकाउंट ओपन ही नहीं होंगे, ना वो ट्रायल बैलेंस में आएंगे ना वो लेजर में आएंगे। शॉर्टकट अकाउंटिंग है क्योंकि हमारी कंसाइनमेंट है, सो ये कंसाइनमेंट होंगे, अलग अलग शहरों में माल जा रहा है, सबकी डिटेल अकाउंटिंग करेंगे तो पागल हो जाएंगे हम, इसलिए शॉर्टकट अकाउंटिंग करते हैं।
तो शॉर्टकट अकाउंटिंग करने से क्या होगा, अगर हमने यहाँ लिखा गुड्स रिटर्न फ्रॉम कंसाइनमेंट, तो एक और अकाउंट खुल जाएगा नया, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो हमने एक तरीके से परचेजेस रिटर्न की जगह परचेजेस अकाउंट ही लिख दें तो भी प्रॉफिट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो हम बिल्कुल गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट को ही रिवर्स कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय द कंसाइनर, कंसाइनर ने माल भेजा, माल भेजने में माल को ट्रक में चढ़ाया जाएगा, रास्ते का इंश्योरेंस होगा, फ्रेट का खर्चा होगा, तो इन सारे खर्चों को कंसाइनर शुरू में करेगा। तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को या तो मैं लिखूं फ्रेट एक्सपेंसेस डेबिट, लोडिंग एक्सपेंसेस डेबिट, इंश्योरेंस डेबिट, फिर इन सारे अकाउंट को बाद में कंसाइनमेंट में डालो, लेकिन हमारी अकाउंटिंग है शॉर्टकट, और शॉर्टकट अकाउंटिंग में सारे एक्सपेंसेस को हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में ही डाल देंगे। तो सारे एक्सपेंसेस को कंसाइनमेंट में डाल दिया, और ये पैसा हमने दिया है, कैश और बैंक कम हो रहा है, रूल नंबर 2 असेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो ये हमारी एंट्री बन गई, एंट्री नंबर 2 एक्सपेंसेस की पेमेंट करने की एंट्री। और अगर ये आउटस्टैंडिंग है, अभी पेमेंट हुई नहीं है, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो कंसाइनमेंट टू कैश या बैंक ही होता है जनरली, उधार बहुत कम देखने को मिलेगा आप लोगों को। अगर देखो हमने मिस्टर ए है कंसाइनर, इन्होंने मिस्टर बी कंसाइनी को माल भेजा, 5 लाख रुपए का माल है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, मिस्टर ए कहते हैं भैया 5 लाख का माल दे रहा हूं, अगर कोई नए हैं, बहुत पुराने नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ये कहता है भैया मुझे कुछ एडवांस दे दो। मिस्टर ए कहता है मुझे एडवांस दे दो, इसे डर लग रहा है कि 5 लाख का माल लेकर भाग गया, पैसे नहीं दिए तो जनरली क्या होता है 50% एडवांस, मतलब 2,50,000 का जनरली एडवांस मिल जाता है। तो अब जो एडवांस मिलेगा उसकी एंट्री बनानी है मिस्टर ए ने। तो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, और कहां से आ रहा है, बी से आ रहा है, तो टू बी मतलब कंसाइनी। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो जैसे ही पेमेंट मिलेगा तो हम एंट्री बना देंगे, कैश और बैंक डेबिट, बैंक हमारी एसेट है और कंसाइनी से जो पैसा मिला एडवांस है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि अभी तक माल बेचा नहीं है तो पैसा हमने पहले ही ले लिया, तो हमारी लायबिलिटी है, बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा ये पैसा। कई बार पैसा कैश देने की जगह वो भी कहता है कि भैया मैं आज पैसा क्यों दूं, मैंने माल बेचा नहीं, पैसा है नहीं तो पैसा क्यों दूं, तो क्या कहता है एक बिल एक्सेप्ट कर लेता है 2-3 महीने बाद का, ताकि दोनों को श्योरिटी हो जाए। तो ज्यादातर यही होता है, जब बिल मिलेगा कंसाइनर को तो कंसाइनी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल रिसीवेबल आ जाएगा, एसेट, एसेट को डेबिट करते हैं, रूल नंबर 1 बीआर अकाउंट डेबिट, और कहां से आ रहा है, कंसाइनी से आ रहा है, तो टू कंसाइनी। तो ये हमारी एंट्री बन जाती है बिल को एक्सेप्ट करने पर। अब अगर पैसा चाहिए कंसाइनर को, अभी पैसा चाहिए, तो वो बिल अपने बैंक से डिस्काउंट करा ले। बैंक से बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री 11th क्लास में हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं, पैसा आता है बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, रूल नंबर 1, डिस्काउंट चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, रूल नंबर 3 डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास से बी आर चले जाता है, रूल नंबर 2 के हिसाब से एसेट चली जाती है, तो 2 बी आर। तो सपोज 1 लाख का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और 99,000 में डिस्काउंट कराया है, तो 1,000 डिस्काउंट चार्जेस हम P&L में बाद में ट्रांसफर कर देते हैं। अब एक पीरियड के एंड होने के बाद हमें अकाउंट सेल मिलेगी, उसमें हमें पता चलेगा कितना माल बेचा, कितना कमीशन, कितना खर्चा, तो हम उसे देख करके सेल की एंट्री बनाएंगे। अभी तक तो सेल पता ही नहीं था, अब पता चल गया, तो सेल का पैसा अब हमने कंसाइनी से लेना है, कंसाइनी डेबिट, उससे पैसा लेना, रूल नंबर 1 एसेट है, डेटर है हमारा, कंसाइनी को डेबिट कर देंगे, और हमारी सेल है, सेल को सेल लिखें, फिर सेल को कंसाइनमेंट में ट्रांसफर करें, इससे अच्छा शॉर्टकट अकाउंटिंग है, सीधा ही हम क्या लिख देते हैं, टू कंसाइनमेंट, तो टू कंसाइनमेंट कर देते हैं, रूल नंबर 5 के हिसाब से शॉर्टकट अकाउंटिंग कर लेते हैं। अब खर्चा जो कर रहा है कंसाइनी, उसके जो गोडाउन रेंट है, उसके अनलोडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये पैसा तो हमारा खर्चा, हमारा ये एक्सपेंस अकाउंट की जगह कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे, शॉर्टकट अकाउंटिंग, रूल नंबर 1, और ये पैसा हमने देना है अभी कंसाइनी को, लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, रूल नंबर 7।
तो हम कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनी एंट्री बना देंगे, जो भी कंसाइनी ने खर्चा किया। इसके बाद कमीशन की भी एंट्री बनेगी, कमीशन भी तो खर्चा ही है, सेम एंट्री कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, जो अभी अभी हमने एंट्री देखी थी सेम वही एंट्री है, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। फिर क्या होगा, उससे पैसा मिलेगा कंसाइनी से पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, उससे पैसा मिल जाएगा हमें। अगर क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है एंड में, तो हमारी एसेट है, एसेट को डेबिट करते हैं, एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, यहाँ पर ट्रेडिंग का नाम क्या है, कंसाइनमेंट, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट या कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। फिर कंसाइनमेंट से प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, अच्छी बात सोचते हैं, प्रॉफिट ही हुआ, प्रॉफिट को कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट में जाएगा P&L अकाउंट के, ट्रांसफर कर देंगे। लॉस होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी। अब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, जो हमने फर्स्ट एंट्री में गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया था, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में या परचेजेस में। तो अगर कंसाइनर मैन्युफैक्चरर है तो ये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, और अगर ये होलसेलर है तो परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। कुछ नहीं तो आप अपनी इच्छा से जो भी कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है कि आप ट्रेडिंग या परचेजेस में ही ट्रांसफर करें। तो ये एंट्रीज थी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी हम सीखते हैं कंसाइनी की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी। अब आप सब ये एज्यूम करो कि आप कंसाइनी हैं, आप अपने आप को मानो आप कंसाइनी हैं, और कंसाइनी के हिसाब से सोचो। सबसे पहले माल आया तो क्या आपका कोई लायबिलिटी क्रिएट हुआ? नहीं। क्या आप पैसा दोगे? अभी नहीं, क्योंकि ये माल भैया रख जा, अभी माल बिकेगा तो कमीशन देंगे। जब माल आया हमारी कोई लायबिलिटी नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, तो नो एंट्री, हम कोई एंट्री नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी तो माल आया है, पैसा देना बनता ही नहीं है हमारा। दूसरा, एडवांस, अगर एडवांस की बात तय हुई है तो एडवांस देना पड़ेगा। एडवांस किसे दे रहे हैं हम? कंसाइनर को, तो कंसाइनर डेबिट टू बैंक, डेबिट द रिसीवर, और हमारी एसेट है रूल नंबर 1, तो कंसाइनर को एडवांस दे दिया, कंसाइनर डेबिट टू बैंक। अगर हमने बिल एक्सेप्ट किया तो कंसाइनर डेबिट टू बिल्स पे बिल, हमारे लिए लायबिलिटी है बिल्स पे बिल, कैश की जगह बिल्स पे बिल। पेमेंट हमने खर्चा किया, खर्चा करा, अब हम अकाउंट सेल तो बनाएंगे ईयर एंड में, पीरियड एंड में, लेकिन हम खर्चा होगा तो साल की साल लिखते रहेंगे। ये जो एक्सपेंस हो रहा है हमारी जेब से कैश जा रहा है, लेकिन ये हम एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस हमारा नहीं है, ये एक्सपेंस कंसाइनर का, और हम कंसाइनर से पैसे लेंगे, हमारी एसेट है वो, तो हम अपने खर्चे में नहीं लिखेंगे, हमारा P&L में थोड़ी ना जाएगा, ये तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम कंसाइनर से लेंगे, तो कंसाइनर डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, कंसाइनर डेबिट टू कैश या बैंक। सेल ऑफ गुड, माल बिकेगा, कैश बिका तो कैश डेबिट, उधार बिका तो डेटर, लेकिन डेटर हमारा नहीं है, कंसाइनमेंट का, तो कंसाइनमेंट डेटर, और सेल हमारी नहीं है, इसकी है कंसाइनर की, तो टू कंसाइनर। मैंने एक बात ये देखी है बहुत ज्यादा कि जो स्टूडेंट है वो कंसाइनमेंट अकाउंट लिख देते हैं कंसाइनी के बुक्स में। आप ध्यान रखना, हमेशा कंसाइनी की बुक्स में कभी भी कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं आ सकता, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनी का नहीं है, कंसाइनर का है। तो हमेशा ध्यान रखना, कंसाइनमेंट अकाउंट कभी भी नहीं आएगा। ये खर्चा, ये जो सेल हुई है, सेल करने पे पैसा आया, पैसा हमारा नहीं है, सेल हमारी नहीं है, हमारी कोई इनकम नहीं है, हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमने ये पैसा देना है किसको? कंसाइनर को। अगर उधार माल बेचा है तो डेटर डेबिट, लेकिन डेटर हमारे नहीं है, इसलिए कंसाइनमेंट डेटर डेबिट तो कंसाइनर। तो ये पैसा भी हमने कंसाइनर को देना है, हमारी लायबिलिटी है। कमीशन हमारी इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, और ये हमें किससे लेना है? कंसाइनर से लेना है, कंसाइनर हमारी एसेट है, उससे पैसा लेना है, तो कंसाइनर डेबिट टू कमीशन। ये हमारी एसेट है कंसाइनर, और इनकम है हमारी कमीशन।
अब जब लास्ट में पैसा भेजेंगे तो कंसाइनर डेबिट टू बैंक, वही जो एडवांस भेजने की एंट्री थी, कंसाइनर टू कैश या बैंक, वो पैसा भेज देंगे। हमारा जो कमीशन है वो इक्वल होती है एक नॉमिनल नेचर की आइटम है जो हमारे P&L में ट्रांसफर हो जाएगी, तो कमीशन को हम अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और कुछ हमारे पास नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ही नहीं। तो हमने ये एंट्री सीख ली, माल भेजने की, माल वापस की, खर्चा करा कंसाइनर ने, एडवांस मिला कंसाइनी से, बिल मिला, बिल को डिस्काउंट कराया, अकाउंट सेल से सेल का पता चला, जो खर्चे हुए हैं वो पता चला, कमीशन पता चला, बैलेंस मिला, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री और प्रॉफिट लॉस की एंट्री, लास्ट में गुड्स एंड को ट्रांसफर करने की एंट्री, कंसाइनी की बुक्स में नो एंट्री एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ गुड्स, एडवांस देने की एंट्री, बिल्स पेबल के थ्रू या कैश के थ्रू, खर्चा करा, माल बेचा उधार या कैश, कमीशन की एंट्री, और बाद में फाइनल बैलेंस देने की और एक कमीशन को P&L में ट्रांसफर करने की भी एंट्री बनेगी, कमीशन रिसीव डेबिट टू P&L अकाउंट। तो ये अभी तक हमने सीखा है इसमें। 1 अप्रैल को ए ऑफ आगरा ने माल भेजा है, 200 रेडियो भेजे हैं 300 रुपए के हिसाब से, कुछ इसने खर्चा भी किया है, और 13 अप्रैल को बी को माल मिल गया है और उसने भी कुछ एक्सपेंस करे हैं। 4 अक्टूबर को उसने अकाउंट सेल भेजा है और बताया कि टिल 30 सितंबर उसने क्या क्या कितने में बेचा है। बी ने डिमांड ड्राफ्ट भी भेज दिया है और कमीशन काट कर हमें जर्नल एंट्रीज लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो हम लोग जर्नल बनाते हैं पहले, और साथ ही साथ लेजर अकाउंट भी बना लेंगे इन द बुक्स ऑफ ए, फिर बी में हम बी वाला काम कर लेंगे। तो लेजर में एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, और जैसे जैसे अकाउंट बनेंगे वैसे वैसे देख लेंगे। तो सबसे पहले लिखा है 1 अप्रैल को ए ने माल भेजा है बी को, तो क्या एंट्री बनेगी आप लोगों को ही बतानी है, जल्दी जल्दी बताइए क्या एंट्री बनेगी। मैंने अभी अभी आपको एंट्री सिखाई है तो आपको ही बतानी है, बताइए क्या एंट्री बनेगी। तो कंसाइनमेंट हमारे क्वेश्चन में एक है, हम चाहें तो बी कंसाइनमेंट टू बी अकाउंट या बॉम्बे कंसाइनमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, तो हम कंसाइनमेंट ही लिख सकते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आप नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग गुड्स सेंट और कितना कितना किस रेट से। तो 200 रेडियो 300 से 60,000 के हो गए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हमारे पास, चलो जगह हमारे पास कम है, हम एक साथ बाद में कर लेंगे, पहले हम जर्नल एंट्री ही बना लेते हैं, मेरे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज हो रही है। और माल भेजा, उसके बाद खर्चा किया है इसने, क्या एंट्री बनेगी, 500 रुपये इंश्योरेंस के दिए हैं और 1000 रुपये फ्रेट के दिए हैं। जल्दी से बताओ क्या है जर्नल एंट्री बनेगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और 1500 रुपीज है। इसके बाद 13 अप्रैल को बी को माल मिल गया है और उसने कुछ खर्चा किया है, ठीक है। क्या हमें 13 अप्रैल को पता चलेगा? नहीं, हमें तभी पता चलेगा इनके बारे में जब वो अकाउंट सेल भेजेगा, और उसने अकाउंट सेल भेजी है 4 अक्टूबर को, तो तब हमें पता चलेगा उसने एक्सपेंस करे। तो एक्सपेंस की क्या एंट्री बनेगी, जो बी ने एक्सपेंस करे उसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी, जल्दी बताओ। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, क्या एंट्री बनेगी।
बिल्कुल गलत। कंसाइनमेंट हमारा खर्चा है। कंसाइनमेंट जो भी एक्सपेंस होगा वो कंसाइनमेंट में तो जाएगा ही जाएगा। तो और हमने बी को पैसा देना है, ना कि उससे पैसा लेना है। जो आप बी को डेबिट बोल रहे थे, बी को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने उसको पैसा देना, उसने बेचारे ने खर्चा किया हमारा, है ना। और ये जो है 400 हमारा लोडिंग है और 50 रुपए, तो टोटल 450 रुपए हमारा खर्चा है। तो 450 रुपीज का एक्सपेंस है, उसने सेल करी है। सेल की क्या एंट्री बनेगी, जल्दी बताओ। सेल का पैसा हमने बी से लेना है और सेल हमारी इनकम है। और हमारे पास सेल जो होगी वो 180 इंटू 400 प्लस 20 इंटू 350, कितना हो गया ये? 180 इंटू 400 और 20 इंटू 350, ये 72,000 हो गया और ये 7,000 हो गया, टोटल 79,000। अब ये 79,000 में सेल हो गई, उसने बी को कमीशन भी देना है हमने, तो कमीशन की एंट्री बना लेते हैं। कमीशन हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी को हमने कमीशन देना है 10% ऑन सेल्स, तो 79,000 का 10% 7,900, ये हमने एंट्री बना दी। बाकी पैसा उससे ले लेना है। अब बाकी पैसा उससे जो लेना है उसकी एंट्री बनेगी और प्रॉफिट और लॉस की बनेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, लेजर में एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उससे कितना पैसा लेना है और कितना प्रॉफिट हुआ। इसमें डेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती, बी का अकाउंट बन जाएगा। और एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बन जाएगा। सबसे पहले माल भेजा है तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट टू बैंक एक्सपेंसेस, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं उनके नाम भी लिखने चाहिए वैसे तो नाम भी लिख देते हैं। इंश्योरेंस ऑफ रेट है, तो इंश्योरेंस 500, रेट 1000, टोटल 1500। और फिर कंसाइनमेंट टू बी, अब यहाँ पर लिखना चाहिए क्या क्या है, तो उसने बताया अनलोडिंग चार्जेस हैं 400 के और डॉक चार्जेस हैं 50 के, 450 आ जाएंगे। बी के अकाउंट में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट 450। सेल्स है तो बी डेबिट टू कंसाइनमेंट 79,000, कंसाइनमेंट में आ जाएगा बाय बी, तो यहाँ लिख देंगे सेल्स और कितने कितने की क्या क्या सेल है वो भी लिख देंगे। 180 इंटू 400 और 350, 20 इंटू 350, 7,000, 79,000। तो ये भी ब्रेकअप लिख देंगे और कमीशन के लिए भी एंट्री बना देंगे टू बी कमीशन, और वो भी लिख देंगे। बी के अकाउंट में भी
तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाकर प्रॉफिट या लॉस क्या आया है वो पता लगा लेते हैं। तो 79,000 टोटल है हमारा, 79,000। इस 79,000 में से 60,000, 1,500, 450 और 7,900 माइनस कर देते हैं, तो 9,150 का प्रॉफिट आ गया जो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। जो बी का अकाउंट है उससे पता चल जाएगा हमें कितना पैसा लेना है। तो 79,000 माइनस 450 माइनस 7,900, तो 70,650 हमें उससे लेना है जो उसने हमें दे दिया है। और एक गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट है, उसे ट्रेडिंग या परचेजेस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की एंट्री बना लेते हैं। हमें एक तो प्रॉफिट की एंट्री बनानी है, तो जो प्रॉफिट हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट तो P&L अकाउंट 9,150 प्रॉफिट की एंट्री, जो हमें पैसा मिला है बी से बैंक अकाउंट डेबिट तो बीस अकाउंट 70,650, और जो हम लोगों ने गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को ट्रांसफर किया है ट्रेडिंग या परचेजेस में 60,000। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट कंप्लीट हो गए इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, मतलब ए। हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ बी। इन द बुक्स ऑफ बी हम एंट्री बना लेते हैं और उसके बाद लेजर अकाउंट बना लेंगे। बी की बुक्स में सबसे पहले माल भेजा ए ने बी को, कोई एंट्री नहीं। ए ने खर्चा किया, कोई एंट्री नहीं। बी ने खर्चा किया, वो एंट्री बनाएगा। तो बी ने खर्चा किया उस चीज की एंट्री बनाएगा। सारी एंट्री ये भी 4 अक्टूबर को ही बनाएगा। और इसने जो एक्सपेंस किया है, इसने 400 रुपये अनलोडिंग एक्सपेंसेस और 50 रुपीज डॉक चार्जेस के किए हैं। क्या एंट्री बनेगी जल्दी से बताओ, जो बी ने खर्चा किया उसकी क्या एंट्री बनाएंगे, जल्दी बताओ। मैं तो भूल गया क्या एंट्री बनेगी, आप जल्दी बताओ। कंसाइनर डेबिट मतलब ए डेबिट टू कैश और बैंक। उसके बाद उसने सेल करी है, सेल की एंट्री बनाएंगे। क्या बनेगी सेल की एंट्री, जल्दी बताओ। बैंक के डेटर्स जो भी है हमें पता नहीं, टू ए, क्योंकि ए को पैसा देना हमने 79,000 अभी हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद कमीशन की एंट्री बनाएगा ये अपनी। क्या बनेगी कमीशन की एंट्री, कमीशन लेना है या तो ए डेबिट लिखें या ए इस अकाउंट लिखें। टू कमीशन 7,900। फिर क्या था, पेमेंट करा है इसने, तो पेमेंट भेजने की क्या एंट्री बनेगी, ये डेबिट टू बैंक। कितना पैसा भेजा था अभी अभी हमने देखा था, अभी अभी हमने देखा था 70,650। तो 70,650 रुपीज ये भेज देगा।
और अपना कमीशन ये ट्रांसफर कर देगा P&L में, कमीशन अकाउंट डेबिट P&L 7900। तो इसकी बुक्स में जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। इसकी बुक्स में काम हल्का होता है, थोड़ा सा कम काम करना होता है हमें, कोई टेंशन। अभी इसमें हमें लेजर में भी ज्यादा काम नहीं करना है। एक तो एक अकाउंट बनाना है, एक तो एक अकाउंट बनाना होता है हमें, और दूसरा हम चाहें, वैसे जरूरत इतनी नहीं है, चाहें तो कमीशन अकाउंट भी बना सकते हैं। तो एक अकाउंट में सबसे पहले लिख देते हैं जनरल को देखकर, टू बैंक 450, फिर बाय बैंक और डेटर्स 79,000, उसके बाद ये डेबिट टू कमीशन 7900, इसे पेमेंट करा टू बैंक 70,650, कमीशन में हमने लिखा बाय ए और इसे P&L में ट्रांसफर कर दिया। तो लो जी, ये हमने बी की बुक्स में सारी ट्रांजैक्शंस कर ली और ए की बुक्स में। तो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें बेसिक सारी जनरल एंट्री बनानी थी, ए की बुक्स में, बी की बुक्स में, लेजर अकाउंट भी बनाने थे। तो हमने एक बेसिक हमने एक बेस बना लिया बहुत अच्छा, जिसमें हमें सब जनरल एंट्रीज पता चल गई और लेजर अकाउंट पता चल गया, ए और बी कंसाइनर कंसाइनी दोनों की बुक्स में कैसे काम करना है।